गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में प्रकरण 8 सुधा मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। सुधा मूर्ति जो है वो बहुत ही बड़ी शख्सियत है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है। कुछ लोग महान लक्ष्य को हासिल करने का मकसद लेकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत है जो ज़िंदगी को सादगी और दानिशमंदी के साथ जीने में यकीन रखती है, और यही सादगी और मन की उदारता उन्हें इस मुकाम पर ले आई है जिसे देखने के लिए लोगों को आसमान तक नज़रें बुलंद करनी पड़ती है। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस के इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति की जिंदगी, मेहनत और मशक्क़त की अद्भुत कहानी है। सुधा मूर्ति जो है वह एक इंजीनियर है, एक शिक्षक भी है, एक लेखिका भी है और एक समाज सेविका भी है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक के शिवगांव में हुआ था। विवाह से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। उन्होंने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी हुबली से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वे राज्य में प्रथम आए, जिसके लिए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से एक स्वर्ण चंद्रक प्राप्त हुआ था। सन 1974 में उन्होंने अध्ययन में और भी उन्नति की जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इस उपलब्धि के लिए उन्होंने स्वर्ण पदक दिया गया। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, एक संवेदनशील शिक्षक तथा एक अत्यंत कुशल लेखिका भी है। अन्य कामों के साथ उन्होंने कर्नाटक में सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तथा पुस्तकालय की सुविधाएं दिलाई है। अब हम उनके प्राइज जो है वो देखते हैं। सुधा मूर्ति को प्राप्त पुरस्कार। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा सुधा मूर्ति को पद्मश्री पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है। एमटेक में प्रथम रैंक हासिल करने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान से स्वर्ण पदक, इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं के BE में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज उर्स ने उन्हें गोल्ड मेडल दिया था। कर्नाटक में इंजीनियरिंग के सभी विश्वविद्यालय SSLC में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक के विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहने के लिए उन्हें S. देसाई पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक के उत्कृष्ट इंजीनियरिंग छात्र होने के लिए कर्नाटक सरकार का युवा विभाग पुरस्कार भी उन्हें मिला है। 1995 में रोटरी क्लब और बेंगलोर से 95 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार। इसके बाद है डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि 2011। सुधा मूर्ति ने भारत सरकार में 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और सत्यभामा विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। R.K. नारायण पुरस्कार 2006, राज्यलक्ष्मी पुरस्कार 2004, वुमन ऑफ द ईयर 2002, मिलेनियम महिला शिरोमणि कर्नाटक राज्योत्सव में ओजस्विनी पुरस्कार 2000, बेस्ट टीचर 1995। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है।
इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच में कोई भेदभाव न रखा जाए। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की ओर से नौकरी इच्छुक के लिए था। कंपनी को योग्य परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसने एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ा। यही तो लिखा था कि उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात उसे कुछ पची नहीं। यहाँ पर कहने की बात है कि जब सुधा मूर्ति पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तब लास्ट ईयर में जो अलग अलग कंपनियां हैं वो वहाँ पे आवेदन एक ऐड देती है। वहाँ पे लिखा होता है कि ये इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है, उनका एक इंटरव्यू होता है। तो वो नोटिस बोर्ड पे उन्होंने पढ़ा कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, तो उनको वो बात जो है वो मन में खटकने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि महिला, तो वो चाहती थी कि वो पूरी कक्षा में एक ही महिला थी। वो जब पढ़ रही थी तब सारे बॉयज़ ही थे, कोई गर्ल्स उनमें थी नहीं, और वो बहुत ही कक्षा में प्रथम आने वाली लड़की थी। मतलब ऐसे नहीं थी कि कुछ भी, बहुत परिश्रमी भी थी। तो उन्होंने सोच लिया कि ये होगा नहीं। उनको जॉब की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको मास्टर के लिए विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी। परंतु यह जो भेदभाव था, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, वो बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी, और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह उसका विरोध करेगी और डट कर करेगी। उन्होंने सोच लिया कि मैं ये जो बात है उसका आंसर मुझे चाहिए। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेज़ी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। तो उन्होंने एक जो पोस्ट कार्ड आता था पहले, उस पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीन के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। उन्होंने एक कंप्लेंट पोस्ट कार्ड पर लिखी और भेज दी। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार माने इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। इससे पहले की बात है कि जब उन्होंने लेटर भेजा तो उन्होंने अपने पापा से बात की थी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। तो उनके पापा ने बोला कि अगर तुमने लिखा है तो तुम्हें अवश्य जाना ही चाहिए, ताकि तुम्हें उत्तर मिल जाए तुम्हारे प्रश्नों के। 10 ही दिन में वहाँ से तार आया। वो साक्षात्कार के लिए पुणे गई। उन्होंने काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, जिनके वह सही उत्तर देती गई।
तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि वहाँ यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अनुसंधान माने रिसर्च। तो लेकिन हमें कहीं, सुधा मूर्ति का आंसर है, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। मतलब तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, ये जो स्त्रियों को यहाँ पे कार्य करने की जो शुरुआत है वो तुमसे ही की जाएगी। टेल्को माने टाटा में इंजीनियर पद के लिए नियुक्त वह प्रथम महिला इंजीनियर थी। वह थी सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1882 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। वो बहुत ही सफल महिला थी और बहुत ही डाउन टू अर्थ थी। मतलब वो अपने पैसों से अपनी कंपनी खोल रही है। जो JRD टाटा थे उनके साथ उनकी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हमें जॉब दूसरों को देनी चाहिए। सेवा वो है कि हम दूसरों को काम दें। हम दान देते हैं तो वो सेवा नहीं है, मतलब दूसरों को काम कर दे और आत्मनिर्भर बनाए, तो वो सही बात है। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की और दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। मतलब इन्फोसिस जो है बहुत छोटी कंपनी थी, आज वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। सुधा मूर्ति ने 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। उन्होंने एक अपना फाउंडेशन खोला। उस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। मतलब कर्नाटक के सारे स्कूलों के अंदर उन्होंने एक लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर दान में दिया है। सुधा मूर्ति जो है वो बहुत अच्छी लेखिका भी है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। यहाँ पे जो है उनका वो उल्लेख नहीं हुआ है, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सुधा मूर्ति को स्वयं को अपूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टू मंडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। मतलब जब भी कोई भी मुसीबत आती है, बारिश हो, अकस्मात हो, कुछ भी हो, तो जो इन्फोसिस फाउंडेशन है वो सबसे पहले मदद के लिए हाजिर होता है। उनके अथक प्रयत्न से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी, स्कॉलरशिप दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए गए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 और राजलक्ष्मी पुरस्कार। उनकी पुस्तकों के नाम है, उनकी सूची है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। अस्तित्व, अयोध्या बोंडीविल गोष्ठी, आयुष्याचे गिरवता, फिर है परिधि, परिध, पितृऋण, पुण्यभूमि भारत और सुकेशिनी,
यहाँ पे जो नाम है वो मराठी में लिखे गए हैं। उनकी पुस्तकों के गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ सारी भाषाओं में उपलब्ध है। वो कन्नड़ में लिखती है और उनके ट्रांसलेशन है जो भारत की बहुत सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। सुधा मूर्ति ने अपने उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महिला विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा और लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना ज़रूरी है। अब हम देखें शब्दार्थ। परिसर, प्रांगण, विज्ञापन, इश्तेहार या उसके बाद है आवेदन तो अर्जी, पेशकश, प्रस्ताव, साक्षात्कार, इंटरव्यू, त्यागपत्र, राजीनामा, मेधावी, तेजस्वी। उसके बाद है मुहावरे। इस चैप्टर में 3-4 अच्छे मुहावरे हैं। बात न पचना, अविश्वसनीय होना या बात गले न उतरना, बात समझ न पाना, फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, बस की बात नहीं होना मतलब असमर्थ होना। उसके बाद कहावत है दिन दूनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। कहावतें और मुहावरे अलग अलग है। आपको यहाँ मतलब वीडियोस में मैंने भेजे हैं, आप देख लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्यूटर विज्ञान में की थी। वो बाद में आएगा, आप पहले वो आंसर में आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भरे? टेल्को में। विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो उसमें था महिला और पुरुष का भेदभाव जो है वो स्पष्ट होता था। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए पुणे बुलाया गया। लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने दिया? तो FM रेडियो ने दिया। आप पुस्तक में से देख सकते हैं। उसके बाद है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो टेल्को कंपनी का विज्ञापन जो है इंजीनियर पद के लिए था। विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? विदेश जाकर सुधा मूर्ति जो है वो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है, वह इसका डटकर सामना करेगी। वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः उस जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, माने रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद है सुधा कुलकर्णी ने किसके साथ शादी की? सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति के साथ शादी की। इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्यरूप किया। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर यह कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर चलना जरूरी है।
उसके बाद है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? तो वे प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को से था, जो योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? सुधा मूर्ति ने विज्ञापन के छोटे छोटे अक्षरों में लिखे महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उसे पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार भेदभाव या अन्याय कर रही है। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी बनाने की योजना को कार्यरूप किया। उन्होंने अनेक अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए, अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए, अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए, स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थानों द्वारा सुधा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर FM रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी इत्यादि पुरस्कार दिए गए। इसके बाद है 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही उत्तर दिए। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर पद के लिए प्रथम महिला इंजीनियर के लिए नियुक्त किया गया। सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? आज की नारी प्राचीन काल की नहीं रह गई है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता, पायलट आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होती तो किसी महिला संगठन में संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित होता, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार नियोक्ताओं की आंखें खुल जाती। मतलब अब जो स्त्रियां हैं या महिला है वो अन्याय सहन नहीं करेगी, वो अपना विरोध अच्छे से प्रदर्शित करेगी। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियरिंग पद के लिए पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति से मिलकर
इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और उसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करना जैसे अनेक कार्य किए हैं और उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति ने महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द। परिसर तो प्रांगण, शुरुआत, आरंभ, मेहनत, परिश्रम, सूखा तो अकाल, अनुसंधान, खोज, इंग्लिश में उसे रिसर्च कहते हैं, पुरस्कार, इनाम, विलोम शब्द, आवश्यक, अनावश्यक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, उपस्थित, अनुपस्थित, सज्जन, दुर्जन, अपना, पराया, उच्च तो नीच, अधिकतम तो न्यूनतम। भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। अधिक तो अधिकता, सफल तो सफलता, आवश्यक तो आवश्यकता, असमान तो असमानता, पुरुष तो पौरुषत्व, स्त्री तो स्त्रीत्व। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूला न समाना, बात गले न उतरना, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पची। उसके बाद है कहावत का अर्थ समझाइए। बात न पचना तो गले न उतरना। मैंने दोनों मुहावरे गलत गलत बोल दिए, आप देख लिए। एक ही मिनट। फूला न समाना माने अधिक उत्साह में आ जाना, ठीक है। और बात न पचना माने बात गले न उतरना। दोनों के जो बात है वो यहाँ पे मुहावरे में लिखे गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है बस की बात न होना तो असमर्थ होना। उसके बाद कहावत है दिन दूनी रात चौगुनी, तो मतलब है बहुत तेज़ी से, ठीक है। यहाँ पे यह प्रकरण है वो समाप्त होता है। आप 2-3 बार सुने, आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बोल सकते हैं। धन्यवाद।